लीग इलेक्शन से भागने के लिए हर किस्म का उज़र तराश रही है। जहांगीर तरीन साहब ने परवेज़ मुशर्रफ के दौर में अपनी इंतखाबी सियासत का आगाज़ किया था। गो ने शहबाज शरीफ साहब सियासत में लाए थे। वो जिन इलेक्टेबल्स को अपनी पार्टी में लेकर आ रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। वोट बैंक भी तभी बरकरार रहेगा जब पार्टी बरकरार रहेगी। ऑफर्स इतनी पुरकशिश हों तो फिर इलेक्टेबल्स क्यों किसी और पार्टी में जाएंगे। मेरा ज़ाती ख्याल यह है कि जहांगीर तरीन साहब शायद एक बड़ी कौमी सियासी जमात ना बना सकें। उसकी वजह यह है कि जहांगीर तरीन साहब ने परवेज़ मुशर्रफ के दौर में अपनी इंतखाबी सियासत का आगाज़ किया था। गो ने शहबाज शरीफ साहब सियासत में लाए थे और वो अपने कारोबारी ताल्लुकात की वजह से सियासत में एंटर हुए थे। लेकिन ये बड़ा ज़रूरी होता है पाकिस्तान में कोई भी कौमी सियासी जमात बनाने के लिए कि एक नज़रियाती पार्टी जब आप बनाने जाते हैं तो उसमें आपकी अपनी शख्सियत बड़ी मैटर करती है कि इंतखाबी सियासत में आपका क्या किरदार है। तो जहांगीर तरीन साहब ने जब परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में अपनी सियासत का आगाज़ किया तभी वो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। फिर 2011 में जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए उस वक्त भी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आगे आते गए और पार्टी के नंबर 2 भी बने। उसके बाद फिर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनकी नाअहली का फैसला सामने आया। फिर वो सियासत से बिल्कुल ही आउट हो गए। तो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो उनके लिए है वो ये है कि अपनी नाअहली वो कैसे ख़त्म करवा पाते हैं। गो उन्हें एक कानूनी तौर पर एक थोड़ी सी एज मिली है कि वो किसी तरह से अब अपनी नाअहली को चैलेंज कर सके। तो ये बहुत बड़ा एक उनके लिए टास्क होगा। दूसरी बात ये कि वो जिन इलेक्टेबल्स को अपनी पार्टी में लेकर आ रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले जिन इलेक्टेबल्स को वो अपनी पार्टी में लेकर आ रहे हैं लोगों में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है। क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 1 साल में पार्टी से वफादारियां बदलने वालों का अवाम में जो इमेज है वो बहुत ख़राब हुआ है। तो ये बड़ा ज़रूरी होगा ये देखना कि जहांगीर तरीन साहब अब जिन लोगों को अपनी पार्टी में ला रहे हैं और वो लोग पीटीआई को छोड़ रहे हैं। पीटीआई मकबूलियत के एतबार से अब तक भी हम कह सकते हैं कि लोगों में काफ़ी मकबूल है और मकबूलियत के एतबार से नंबर 1 जमात है। इस वक्त भी 9 मई के वाक़यात के बाद भी गो के एक बड़ा सानिया 9 मई का सानिया। लेकिन देखना ये होगा कि अगर परवेज़ खटक साहब आते हैं, उन्होंने सेक्रेटरी जनरल बनाने की ऑफ़र किया परवेज़ खटक साहब को, तो परवेज़ खटक साहब की लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी क्या होगी। क्या इतने बड़े नामों को अपनी पार्टी में लाने के बाद भी वोट बैंक वो तोड़ सकेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और एक और चीज़ जो कि सियासी मैदान में मानी जाती है कि जब तक आपको किसी की आशीर्वाद हासिल ना हो तो आप एक कामयाब जमात नहीं बना पाते। तो ये भी बड़ा ज़रूरी है। इट इज़ येट टू बी सीन कि क्या उन्हें कहीं से कोई सपोर्ट मिलती है कि वो किंग्स पार्टी बना सकें या फिर उनकी ये पार्टी भानमती का कुंबई साबित होती है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के सानहे के बाद से मुसलसल टूट फूट का शिकार है। कई इलेक्टेबल्स इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ चुके हैं। कई टिकट होल्डर्स अपना टिकट वापस कर चुके हैं। कई ऐसे रहनुमा हैं जो पार्टी पर भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं और चेयरमैन पर भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं और अपने कंसर्न्स भी जाहिर कर रहे हैं। कई रहनुमा इस वक्त गिरफ्तार हैं, जेलों में नज़रबंद हैं, या फिर कई ऐसे रहनुमा जो गिरफ्तार नहीं हैं वो भी इस वक्त मंजर आम से गायब हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि जिस तरह से पार्टी में टूट फूट हो रही है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक भी टूट रहा है। तो मेरे ख्याल से ये कहना कुछ गलत होगा क्योंकि सियासी जमातें इतनी आसानी से सियासी मैदान से आउट नहीं होती हैं। लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है कि आखिर कब तक उनका वोट बैंक इंटैक्ट रहेगा। क्योंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ बार बार ये कह चुके हैं कि हमें इलेक्टेबल्स की ज़रूरत नहीं है, हमारा वोट बैंक बहुत बड़ा है और हमारा वोट बैंक अब भी बरकरार है। अपनी सियासी बका के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जंग ज़रूर लड़नी होगी क्योंकि इस वक्त जो हालात है हम देख रहे हैं तमाम सियासी जमातें इससे फ़ायदा उठा रही हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा फ़ायदा उठा रही है और तमाम जो इलेक्टेबल्स हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़े हैं पीपल्स पार्टी उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो यकीनन इससे थोड़ा सा वोट बैंक भी तकसीम होता है। हाल ही में शाह महमूद कुरैशी साहब भी रिहा हुए हैं। अब देखना यह है कि उन पर जो ये भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो पार्टी को इस मुश्किल हालात में कैसे संभालते हैं, किस तरह से जो एक जारहाना रविश हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिछले कुछ अरसे में देख रहे थे उसे तब्दील करते हैं। क्योंकि सियासत नाम है मुफाहमत का, मिलजुल कर काम करने का। तो अगर कुरैशी साहब थोड़ी सी पॉलिसी में चेंज ला पाते हैं शायद सियासी मैदान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ बेहतरी आए। क्योंकि वोट बैंक की जहाँ तक बात है तो वोट बैंक भी तभी बरकरार रहेगा जब पार्टी बरकरार रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्टेबल्स इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इसलिए रुजू कर रहे हैं क्योंकि
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्टेबल्स को इस वक्त अपनी तरफ खींच रही है। मुस्लिम लीग नून इस वक्त बिल्कुल खामोश है, वो लोगों को नहीं ले रही है। जहांगीर तरीन साहब गो के कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन जरदारी साहब जिन्हें जोड़ तोड़ की सियासत का माहिर समझा जाता है, सियासी मैदान का खिलाड़ी समझा जाता है, वो एक बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि जरदारी साहब का ये उसूल है कि सियासत में कुछ लो और दो से ही काम होता है, लेकिन लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जरदारी साहब ख़रीदो फ़रोख्त की सियासत करते हैं। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब से ज़्यादा नशिस्तें हासिल की जाएँ, ताकि जब मरकज़ में हुकूमत बनाने का मरहला दरपेश हो तो पीपल्स पार्टी को उसमें फ़ायदा हो, और इसके साथ साथ पंजाब में हुकूमत के लिए भी पीपल्स पार्टी एक कंफर्टेबल पोजीशन हासिल कर ले और नून लीग के साथ मिलकर या किसी भी इत्तेहादी जमात के साथ मिलकर पंजाब में भी हुकूमत बनाई जा सके। तो ये पीपल्स पार्टी का इस वक्त प्लान है। तो इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले ज़्यादा इलेक्टेबल्स को और अच्छे उम्मीदवारों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जानिब लाने की कोशिशें कर रही है। और इसमें एक पहलू ये भी है कि अगर ऑफर्स इतनी पुरकशिश हों तो फिर इलेक्टेबल्स क्यों किसी और पार्टी में जाएंगे। पीडीएम की तमाम जमातों में सबसे ज़्यादा इस वक्त मुस्लिम लीग नून की ये ख्वाहिश है कि इंतखाबात अपने वक्त पर ना हो। कराची में आपको याद होगा कि जब कभी इंतखाबात होते थे और एमकेएम इंतखाबात का बायकॉट करती थी तो इसका जो फ़ायदा है वो हमेशा जमात इस्लामी को होता था, क्योंकि एमकेएम का जो वोट होता था वो तकसीम हो जाता था और वो जमात इस्लामी को मिल जाता था। तो इस वक्त भी सिचुएशन हम कुछ ऐसी ही देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी जो ये ख्वाहिश कर रही है कि इंतखाबात अपने वक्त पर हों, बार बार बिलावल भुट्टो साहब भी ये कहते हैं, जरदारी साहब भी यही कहते हैं कि पीपल्स पार्टी वक्त से आगे इंतखाबात नहीं चाहती, अगर वक्त से पहले नहीं चाहती तो। लेकिन नून लीग को हम देख रहे हैं कि नून लीग इस वक्त क्राइसिस में है, क्योंकि अप्रैल 2022 के बाद से सबसे ज़्यादा सियासी नुकसान जो है वो मुस्लिम लीग नून को हुआ है। नून लीग ने हुकूमत तो संभाल ली, मुश्किल फ़ैसले भी किए, जिसकी वजह से अवाम में उनकी पजीराई मज़ीद कम होती चली गई। हमने देखा महंगाई हुई, जिसकी वजह से लोगों का इस हुकूमत पर से एतबार ही उठ गया। इस वक्त जो हमारी मुआशी सूरत हाल है उसकी वजह से भी लोग खासे नाराज़ हैं। मियाँ साहब मुल्क से बाहर बैठे हैं, वो वापस नहीं आ रहे हैं। मरियम नवाज़ साहिबा अपनी तहीं बहुत कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो पार्टी को नहीं संभाल पा रही हैं। शहबाज शरीफ साहब जिन्हें पंजाब में बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव कहा जाता था, वो भी हुकूमत को सही तरीके से नहीं संभाल पा रहे हैं। दूसरी बात यह कि पार्टी में इस वक्त अंदरूनी इख्तलाफात भी हैं, जिसकी वजह से पार्टी कुछ टूट फूट का भी शिकार है। वो भी हमने देखा, कई रहनुमा ऐसे हैं जो पार्टी से इस वक्त नाराज़ होकर बैठे हैं, गो कि उन्होंने दूसरी जमातों में शमूलियत इख्तियार नहीं की। तो इंतखाबी लिहाज से अगर हम देखें, मुस्लिम लीग नून की कोई तैयारी नहीं है, जबकि पीपल्स पार्टी हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी अरसे से फुल फ्लैज एक्शन में है। बार बार जरदारी साहब लाहौर आते हैं, यहाँ पर लोगों से मुलाकातें करते हैं। बिलावल भुट्टो को उन्होंने वज़ीर ख़ारजा बनवाया, बिलावल भुट्टो साहब मुख्तलिफ़ मुल्कों का दौरा कर रहे हैं, इस तरह से उनकी एक सियासी ट्रेनिंग भी हो रही है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जरदारी साहब ने बड़ी चालाकी की। जब पीडीएम बनी, जरदारी साहब हिस्सा बने, लेकिन फ़ौरन पीडीएम से अलहदा हो गए। हुकूमत में ज़रूर शामिल हो गए क्योंकि बिलावल की सियासी ट्रेनिंग भी मकसूद थी। तो अब इस तरह से हम देखें तो पीपल्स पार्टी थोड़े फ़ायदे में है। इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि इलेक्शन वक्त पर हों, लेकिन नून लीग के पास ना तो कारकर्दगी है इस वक्त, ना ही कोई इलेक्शन की तैयारी है, तो वो किस मुँह से इलेक्शन में जाएँ। इसीलिए नून लीग इलेक्शन से भागने के लिए हर किस्म का उज़्र तराश रही है। इस वक्त का सबसे अहम सवाल ये है कि क्या अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। तो इस वक्त हम देख रहे हैं जो ख़बरें सामने आ रही हैं उनका लुब्बे लुबाब ये है कि अगर अक्टूबर में इंतखाबात हो भी जाते हैं तो उन इंतखाबात के नताइज और शफाफियत को लेकर बहुत सारे सवालात उठेंगे। बहुत सारी जमातें ऐसी होंगी जो इन नताइज को तस्लीम नहीं कर रही होंगी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जो एक पॉलिटिकल क्राइसिस है, जो पोलराइजेशन है, जो मौशी सूरत हाल है, उसमें इंतखाबात भी शफाफ नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इंतखाबात के लिए हालात साजगार नहीं हैं। इसीलिए एक प्लान जो मुख्तलिफ हलकों में सामने आ रहा है वो ये है कि जब तक हालात साजगार नहीं होते तब तक इलेक्शन ना करवाए जाएं। अब ऐसा भी हो सकता है कि अगले साल हमें लगे कि हालात साजगार हो गए हैं तो इलेक्शन करवा दिए जाएं, या फिर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ये इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएं। सवाल ये है कि अगस्त में चूँकि असम्बलियाँ डिज़ोल्व होने जा रही हैं तो उसके बाद फिर क्या किया जाएगा। क्या तब तक के लिए कोई टेम्प्रेरी सेटअप लाया जाएगा या फिर इसी हुकूमत को कोई एक्सटेंशन दे दी जाएगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन अगर असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाती हैं तो फिर जो सेटअप आएगा वो कैसे काम करेगा, क्योंकि 30 जून के बाद हमारे लिए मुआशी जो मामलात हैं वो बड़े मुश्किल होने जा रहे हैं। हमें नए IMF
सेलेक्ट प्रोग्राम की तरफ भी जाना है, क्योंकि IMF भी हमें ये कह रहा है कि दस्तूर और कानून के मुताबिक चलें। दूसरी तरफ जो एक नया ब्लॉक दुनिया में बन रहा है, हमें उस ब्लॉक का भी हिस्सा बनना है, और इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए। स्टेबिलिटी आने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक फ्रेश गवर्नमेंट फ्रेश मैंडेट के साथ सामने आए। लेकिन अब देखना यह है कि इंतखाबात अक्टूबर में होते हैं या नहीं, ये फ़ैसला कौन करेगा, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब तो ये कह रहे हैं कि PDM ये फ़ैसला करेगी, हम मिलकर ये फ़ैसला करेंगे इंतखाबात अक्टूबर में होने चाहिए या नहीं। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा ज़ाती तौर पर यह ख्याल है कि अक्टूबर में भी इंतखाबात नहीं होंगे और अगस्त में असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाएंगी और उसके बाद कोई ऐसा सेटअप लाया जाएगा जो कि अगले इंतखाबात तक के लिए तमाम जो इंतज़ामी और हुकूमती मामलात हैं उन्हें आगे लेकर चले, और उसमें IMF से बातचीत भी शामिल है, नए ब्लॉक का हिस्सा बनना भी शामिल है। लेकिन सवाल फिर यही है कि क्या जो नया सेटअप आएगा वो स्टेबिलिटी ला सकेगा, और वो नया सेटअप कितने अरसे तक चलेगा।